अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। हमने जैसे कि चैप्टर नंबर 11 शुरू किया हुआ है, आज उसका लेक्चर नंबर 2 हम लेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी कुछ चीज़ें, मतलब कि हमने कुछ ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे, हम उसका ओवरव्यू भी लेते हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं समझा तो आपको आगे फर्दर इस चैप्टर की समझ नहीं आएगी, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 पे ही हमारा पूरा जो है ये चैप्टर डिपेंड कर रहा है। अगर इस चीज़ की समझ नहीं आती है मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको ये लेक्चर दोबारा समझाऊंगा। लेकिन ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पूरा आगे चैप्टर इस चीज़ पे ही डिपेंड करेगा, इसी लेक्चर पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज़ आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि हम कर क्या रहे हैं या हमें कौन से प्रोग्राम रन करवाने हैं। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर पे जाने से पहले हमें चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पिछले लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस क्या किया था और उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी हमारे लिए, और अगले चैप्टर में इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है और उसकी इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या है। तो हम चलते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल और एक्सप्रेशंस को हमने देखा था कि कौन कौन सी होती हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते थे? ऐसे ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करते थे किसी भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करवाने के लिए। जो ऑपरेटर्स यूज़ करते थे उनको हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते थे, और कंपैरिजन इनका या तो ट्रू में आता था या फॉल्स में आता था। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास 6 तरह के होते हैं। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसकी फंक्शनिंग हम लोगों ने पढ़ ली थी कि क्या होती है। तो आगे देखते हैं हम। फिर बाद में हमने डिस्कस किया था कि रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए, या इंटीजर वैल्यूज़ होनी चाहिए या हमारे पास फ्लोट वैल्यूज़ होनी चाहिए। इसमें हम करेक्टर वैल्यूज़ को नहीं करवा सकते, कंपेयर नहीं करवा सकते। तो हमारे पास क्योंकि हमने करेक्टर को ही, या वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं वो करेक्टर नेम ही होते हैं, तो हम उन्हें ही वैल्यू असाइन कर देते हैं और दो वैल्यूज़ के दरमियान हम कंपेयर करवाते हैं कि आया कि ये से ग्रेटर है या लेस देन है या इक्वल है वैल्यू। हम ये इसका कंपेयर करवाते हैं। अगर हमारे पास कोई कंडीशन, और हमारे पास एक ये भी कंडीशन थी कि जो भी हमने चीज़ें लेनी है वो हमारे पास दोनों साइड पे बराबर होनी चाहिए, मतलब कि जो डाटा टाइप का डाटा एक साइड पे यूज़ करना है दूसरी साइड पे भी वही डाटा टाइप हम यूज़ करें। अगर हमारे पास हम चेंज डाटा टाइप यूज़ करते थे तो हमारे पास एरर्स अकर हो सकते थे। और स्ट्रिंग का हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया था कि स्ट्रिंग को कंपेयर करवाने के लिए जो हमारे पास फंक्शन कॉल होता है उसको हम STRCMP बोलते हैं। STR स्टैंड फॉर हमारे पास था कि स्ट्रिंग, और CMP मतलब कि कंपेयर। स्ट्रिंग कंपेयर, ये हमारे पास एक फंक्शन यूज़ होता है जिसके थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग को कंपेयर करवाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमने क्योंकि लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है, लास्ट हमारे पास जो चैप्टर था उसमें भी डिस्कस किया कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 तरह के होते हैं। तो हमारे पास ये एक होता है एंड ऑपरेटर होता है, दूसरा और ऑपरेटर होता है, तीसरा नॉट ऑपरेटर होता है। ठीक है, एंड ऑपरेटर का क्या है कि हमारे पास दो चीज़ों को कंबाइन करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो हमारे पास एंड ऑपरेटर। दो चीज़ों को कंपेयर करवाने के लिए जो हमारे पास यूज़ कर सकते हैं वो हमारे पास और ऑपरेटर। और हमारे पास नॉट ऑपरेटर किसी भी वैल्यू, मतलब अगर हमारे पास ट्रू में वैल्यू आ रही होगी उसको ऑपोजिट करने के लिए, मतलब कि ट्रू में होगी तो हम उसे फॉल्स में कन्वर्ट करवाने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर यूज़ होगा वो नॉट ऑपरेटर होगा। इसकी हमने एक एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास इसका भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली थी, उनको कंपेयर करवा के देखा था कि हमारे पास आंसर वाकई में ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने उन चीज़ों को भी डिस्कस किया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि आज का है हमारा लेक्चर डिसीजन कंस्ट्रक्ट का। लेक्चर नंबर 2 है कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोगों को पूरे कॉन्सेंट्रेट से सुनना पड़ेगा और पूरे कॉन्सेंट्रेट से इसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर ही इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर? कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है? एंड ऑल्सो डिस्क्राइब बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी। सबसे चलते हैं हम बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर पे। कंट्रोल स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम कि कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम अपना पूरा प्रोग्राम कंट्रोल करेंगे, मतलब कि प्रोग्राम का सीक्वेंस कंट्रोल करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम का देखेंगे कि प्रोग्राम को हमने किस तरह से रन करवाना है, एक सीक्वेंस में रन करवाना है, रैंडमली रन करवाना है या किस तरह रन करवाना है। वो हमारे पास होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। मतलब कि कंट्रोल स्ट्रक्चर इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि हमारे पास पूरा जो हमने प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो किस तरह रन करेगा, एक सीक्वेंस से रन करेगा, दरमियान से कुछ एक्सप्रेशन मिस करेगा, या किस तरह इसे रन करवाना है ये हम पे डिपेंड करता है। वो हमारे पास होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं। व्हेन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूशन कंट्रोल मूव फ्रॉम वन स्टेटमेंट
टू नेक्स्ट स्टेटमेंट टू टेक एक्शन एंड प्रोग्राम स्टेटमेंट। मतलब कि हमारे पास जब भी कोई कंप्यूटर प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो एग्जीक्यूशन में इस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है कि पहले एक स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, फिर थर्ड स्टेटमेंट पे। मतलब कि एक सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस से हमने प्रोग्राम लिखना है, मतलब कि हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक वो रन हो रहा है कि पहले कौन सी स्टेटमेंट रन होगी, फिर दूसरी कौन सी स्टेटमेंट रन होगी, तीसरी कौन सी स्टेटमेंट रन होगी। ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड फीचर ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। मतलब कि ये कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम। मतलब कि हमारे पास एग्जीक्यूशन का फ्लो हमने कंट्रोल करना है कि किस तरह ये प्रोग्राम हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है, दूसरी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम एक प्रोग्राम रन करवा रहे थे, प्रोग्राम था हमारे पास एक सीक्वेंस में है, ठीक है, एक सीक्वेंस में हम रन करवा रहे थे। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक ये एग्जांपल है कि हमने प्रोग्राम लेना है, उसे इनपुट करवाना है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है पूरा प्रोग्राम का, ठीक है, ये हमारे पास एक पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें कंट्रोल जो है हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसका क्या काम है, ठीक है। अब ये देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले ये स्टेटमेंट्स लिखनी है हम लोगों ने, ठीक है। मेन बॉडी पे आ जाएंगे, डायरेक्ट मेन बॉडी पे आएंगे। हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को बता रहे हैं कि हमने यहाँ ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करनी है, ये वाली एक सीक्वेंस से चल रही हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक वो 3 स्टेटमेंट को रन करवाएगा। आगे हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हम इस तरह चाहते हैं कि इस तरह इसकी एग्जीक्यूशन हो किसी भी चीज़ की, मतलब कि आंसर हमारे पास डिज़ायर्ड आंसर आना चाहिए। अगर दरम्यान में हम कोई कंडीशन लगा देते हैं तो फिर हमारा आंसर जो ट्रू होगा वो एक सीक्वेंस में रन करेगी हमारी स्टेटमेंट। अदरवाइज़ मतलब कि हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, वो एक सीक्वेंस से रन हो गई हैं। फोर्थ पे आके हमने कंडीशन लगा दी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो सीधा सीक्वेंस से चलेगी। अगर वो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो डायरेक्ट इन स्टेटमेंट्स को छोड़ देगी, उसके बाद वो डायरेक्ट फिफ्थ स्टेटमेंट पे आ जाएगी, ठीक है। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम है। तो हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि मतलब कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम के हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर फ्लो जो होता है किसी भी प्रोग्राम का, उसे कंट्रोल करता है कि पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी, फिर कौन सी स्टेटमेंट और फिर कौन सी स्टेटमेंट। कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट दैट आर यूज्ड इन अ कंट्रोल दैट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है कि हमारे पास ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। इसके 3 टाइप्स हैं हमारे पास। एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, दूसरा हमारे पास आएगा सिलेक्शन स्ट्रक्चर, तीसरा हमारे पास आएगा रेपिटेशन स्ट्रक्चर या हम लूप स्ट्रक्चर उसे बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टेटमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन सेम ऑर्डर विच दे आर रिटन। मतलब कि हम पहले जितने भी हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं, जितने भी एग्जांपल्स किए हैं, वो हम एक सीक्वेंस में प्रोग्राम लिख रहे थे। मतलब कि पहले हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, फिर दूसरी स्टेटमेंट लिखी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर सो ऑन, जितनी स्टेटमेंट्स हमने लिखनी है वो एक सीक्वेंस के साथ रन हो रही है। पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर थर्ड होगी, फिर जितनी एग्जीक्यूशन के लिए हम स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो उस तरह एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। एक सीक्वेंस से हमारे पास प्रोग्राम रन करता था, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर है। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अदर, ठीक है। हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट रन करेगी, उसके अलावा तीसरी स्टेटमेंट रन नहीं करेगी। ऑल स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड, मतलब कि इसमें सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी तो फिर हमारा प्रोग्राम रन होगा। सेकंड है हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारे पास एक होता है, इसे हम डिसीजन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर जिसके डिपेंड करेगा हमारा पूरा ये चैप्टर डिपेंड करेगा जिसके ऊपर, ये वो वाला स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास इस तरह होता है कि हमने एक सीक्वेंस से लिखा हुआ होता है अपने इंस्ट्रक्शन। ये देखें, इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम रिटन इन अ सीक्वेंस बट सिलेक्शन स्ट्रक्चर आर यूज टू मेकिंग फॉर डिसीजन। मतलब कि ये डिसीजन कंस्ट्रक्टर इसे इस वजह से बोलते हैं, डिसीजन स्ट्रक्चर इसे इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हम दरमियान में, जैसे कि हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, दरमियान में हमने एक कंडीशन लगा दी है। अगर हमारे पास मतलब कि थर्ड तक हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, दूसरी एग्जीक्यूट हो गई, तीसरी एग्जीक्यूट हो गई, चौथी स्टेटमेंट पे हमने एक कंडीशन लगाई है। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारे पास चौथी कंडीशन एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ये फिफ्थ स्टेटमेंट पे चला जाए, वो दरमियान से उस स्टेटमेंट को इग्नोर कर दे और उसके बाद वो थर्ड स्टेटमेंट पे, फोर्थ स्टेटमेंट पे चला जाए, ठीक है। मतलब कि फोर्थ स्टेटमेंट पे अगर कंडीशन लगाई है तो फोर को वो इग्नोर कर दे और नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाए। इसमें से दरमियान से इग्नोर हो रही हैं स्टेटमेंट्स,
हमारे पास वो जो सीक्वेंस था उसमें एक सीक्वेंस से रन होती थी और सारी स्टेटमेंट्स रन होती थी। लेकिन इसमें अगर हम कंडीशन लगा देते हैं, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारे पास वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में जंप कर जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये हमारे पास कंडीशंस लिखी हुई है। इफ़ ट्रू मतलब कि कंडीशन को टेस्ट किया जाता है, अगर ये हमारे पास ट्रू होती है, स्टेटमेंट दैट फ्लो सिलेक्शन स्ट्रक्चर आर एग्जीक्यूटेड, मतलब कि हमारे पास जो हमने स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया हुआ होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, अदरवाइज इग्नोर्ड एंड ऑल्टरनेटिव पाथ इज फॉलोड। अगर हमारे पास वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास उस स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया जाएगा और अगली स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे दूसरा पाथ के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर इन सी। सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारे पास तीन तरह के सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज़ होंगे। एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होगी, फिर हमारे पास इफ़ एल स्टेटमेंट यूज़ होगी, फिर हमारे पास स्विच स्टेटमेंट यूज़ होगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास रेपिटिशन स्ट्रक्चर, इसको हम लूप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। मतलब कि इसकी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। हमने कोई इस तरह का प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें हमने एक वैल्यू, जैसे कि हम प्रिंट एफ में हेलो वर्ड लिखते थे, प्रिंट एफ में हेलो वर्ड लिखते थे, उसके बाद हम बताते थे कि हमारा हेलो वर्ड इतनी दफ़ा, मतलब कि 50 दफ़ा हमने प्रिंट करवाना हो। ठीक है, हमारे पास इस तरह की कंडीशन है। ये हमारे पास लूप स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें हमने एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना होता है। रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी इसे इसी वजह से बोलते हैं कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार जब हमने एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम तब लूप स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, तब हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास अगर हमने जैसे कि हेलो वर्ड एक प्रिंट एफ में लिखा हुआ है, अगर हम इसे 50 टाइम रन करवाना पड़ जाए, 50 के टाइम एग्जीक्यूट करवाना पड़ जाए, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो उसी टाइम को बचाने के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट यूज़ की जाती है उसे हम रिपीटिशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उसको हम लूप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यूज़ टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, या एक स्टेटमेंट होगी या पूरा एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होगा, रिपीटेडली एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन रिमेन ट्रू। ठीक है, जब तक हमारी वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती ये कंडीशन, तब तक ये स्टेटमेंट हमारे पास रन करती रहेगी, एग्जीक्यूट होती रहेगी, बार बार एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसको हम इंटरेक्शन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसको इंटरेक्शन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या लूप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। रिपीटिशन स्ट्रक्चर हमारे पास सी लैंग्वेज में तीन तरह के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। ये हमारे पास जो ये वाला चैप्टर है हमारे पास डिसीजन कंस्ट्रक्टर, ये हमारे पास सेकंड लूप पे डिपेंड करेगा जो कि थी हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर। और थर्ड जो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 वो हमारा लूप स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। जो हम ये हमारे पास उसमें तीन तरह की लूप्स यूज़ होंगी। एक हमारे पास वाइल लूप होगी, फिर हमारे पास डू वाइल लूप होगी, फिर हमारे पास फोर लूप होगी। ये लूप्स को हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हमारे पास तीन तरह की हैं, इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़, ये तीन स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। होप तो आपको समझ आ गई होगी। हम कल से स्टेटमेंट्स अपनी स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट कर देंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाता है। इस वजह से आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट रखा है कि आपको इस लेक्चर की समझ आनी चाहिए। उसके बाद हम लेक्चर पे मूव करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर इस चीज़ पे बेस कर रहा है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। तो कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो लिख लिया करें, आप लाइव सेशन में पूछ लिया करें। आज तक इतना ही है, अपना ख्याल